जय हिंद, राधे राधे। हमारे प्यारे सभी साथियों को GKP स्टडी हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे LLB की, और LLB में साथियों बेयर एक्ट के बारे में बात करेंगे। जो बेयर एक्ट होता है LLB के छात्रों के लिए, उस बेयर एक्ट को आज हम पढ़ेंगे। और साथियों, उसमें भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए साथियों, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इस बुक को कैसे पढ़ना है और क्या क्या है इस बुक में। ठीक है, तो साथियों ये देखिए, भारतीय संविधान अधिनियम 1872। इस किताब को साथियों मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा 10 से 12 वीडियो में, और एक वीडियो साथियों लगभग 15 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। और यह पूरा वीडियो साथियों हिंदी में ही होगा। अंग्रेजी वाले छात्र अगर छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अगर उन्हें समझने में दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो आ जाइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। उद्देशिका आइए पढ़ते हैं, क्या उद्देशिका है। तो आ गया साथियों उद्देशिका। अब उद्देशिका हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैमरे को थोड़ा सा और नीचे करते हैं। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा पूरे अच्छे तरीके। तो आइए शुरू करते हैं उद्देशिका। संविधाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः एतत् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, संक्षिप्त नाम। यह अधिनियम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। विस्तार और प्रारंभ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। व्यावृत्ति। इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतत् द्वारा अभिव्यक्ति रूप से निरसित न किए गए किसी इंस्टीट्यूट, अधिनियम, विनिमय के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर, अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगति न हो, प्रभाव न डालेगी। तो आइए देखते हैं निर्वाचन खंड। ठीक है, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भाव में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। ठीक है, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राय करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। जबकि वह व्यक्ति, यह सेकंड है साथियों, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रतिस्थापना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है। प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्थापना प्रतिगृहित करने वाला व्यक्ति वचन गृहीता कहलाता है। वचन गृहीता कहलाता है साथियों। ठीक है, जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है। ठीक है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वह करार कहलाता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं नीचे 6 की तरफ। वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो वह शून्य कहलाता है। वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो उसे क्या कहेंगे? उसे शून्य कहा जाता है। ठीक है, वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो संविदा कहलाता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वह करार जो उसके पक्षकारों में एक या अधिक विकल्पों पर जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं शून्य कड़ी संविदा है। ठीक है, जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। ठीक है साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 1 कवर करने वाले हैं, तो उसे भी आप लोग देखेंगे और ऐसे ही करके हम पूरा यह बुक कवर कर लेंगे।